अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। महाज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जनरल सुंदर जी के सामने धरी थी और वो रात देर गए तक इसका मुतालिया करने के बाद अब गहरी फिक्र में मुब्तला दिखाई दे रहा था। जनरल सुंदर जी को इस बात का इल्म था कि पंजाब में इसकी फ़ौज ने कोई ख़ास नेकनामी नहीं कमाई। जनरल अरोड़ा ने सन 71 में 60 डिवीजन फ़ौज के साथ मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करके मुतवक्के नताइज हासिल कर लिए थे, जबकि 13 साल बाद सन 84 में भारतीय फ़ौज ने एक मार्का मारा। भारतीय जर्नैलों ने 60 डिवीजन फ़ौज अपने ही मुल्क के सूबों पंजाब पर चढ़ा दी। ये फ़ौज पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं बल्कि भारतीय शहरियों को जो सिख थे और सिर्फ अपने लिए आज़ादी शहरी की ज़िंदगी का मुतालबा कर रहे थे को कुचलने पर मामूर कर दी। जनरल सुंदर जी के पास मौजूद मोहतात तरीन अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग में जो भारतीय फ़ौजियों और शहरियों के दरमियान लड़ी गई थी, भारतीय फ़ौज के 250 से ज़ायद अफसरान सिख दहशत पसंदों के हाथों मारे गए थे। भगंदड़ावाला को मारने के लिए भारतीय फ़ौज के टैंकों को दरबार साहिब अमृतसर में दाखिल करना पड़ा। इस सूरत हाल के नतीजे में हिंदुओं के खिलाफ कभी न ख़त्म होने वाली नफरत ने सिखों के दिलों में जन्म लिया। इस नफरत ने बिलाखिर भारतीय वज़ीर आज़म मिसिस इंदिरा गांधी को भी निगल लिया और वो सियाचिन के ज़रिए शाहराह रेशम तक पहुँचने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए पर लोग सुधार गईं। मिसिस गांधी अपने ज़ाती बॉडीगार्ड्स के हाथों कत्ल हुई तो शुमाल मगरबी भारत का बड़ा हिस्सा फ़िरका वाराना फसादात की लपेट में आ गया। भारतीय जर्नैलों को बादल नखास्ता अपनी फ़ौज की एक तिहाई ताकत को अंदरून सलामती के लिए मामूर करना पड़ा। अलबत्ता भारत के तमाम यानी 11 डिवीज़न इस काम पर नहीं लगाए गए। 2 डिवीज़न तो मामूल के मुताबिक शुमाल मशरिक़ में मौजूद थे, जबकि कुछ ब्रिगेड जम्मू कश्मीर की अंदरून सलामती के लिए वहाँ डेरे जमाए बैठे थे। अंदरून सलामती के लिए वहाँ डेरे जमाने पर दिल्ली में इन दिनों तकरीबन 3 डिवीज़न फ़ौज तैनात की गई थी और दिल्ली के शहरियों ने तब ये मंजर भी देख लिया कि बस्ती हिंद में मुकीम BMP 1 इन्फेंट्री डिवीज़न की बख्तरबंद गाड़ियाँ दिल्ली की गली मोहल्लों में शरपसंदों का ताक़ुब कर रही थीं। सन 65 में छंब अखनौर सेक्टर में भारत ने 3 डिवीज़न फ़ौज के साथ हमला कर दिया, जबकि सन 86 में दिल्ली में अमन व अमान कायम रखने के लिए भी 3 डिवीज़न फ़ौज इस्तेमाल की गई थी। भारतीय फ़ौज का इमेज बुरी तरह तबाह हो रहा था। सियाचिन में होने वाली भारतीय नुकसानात की खबरें अखबारात बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। भारतीय जर्नैलों को जिम्मेदार करार देते हुए इन पर ज़बरदस्त तनकीद की जा रही थी और जनरल सुंदर जी भारतीय फ़ौज के आर्मी चीफ की हैसियत से इन खबरों को सुनकर बहुत परेशान था। वो एक पेशेवर फौजी की हैसियत से तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहता था, लेकिन यहाँ आए रोज़ कोई ना कोई बदनामी इसके माथे का झूमर बन जाती थी। कायद पोस्ट के क़याम और भारतीयों पर होने वाले हमलों के बाद सियाचिन में भारतीय फ़ौज की मखदूश हालत के अफसाने ज़ुबाने ज़द ख़ास व आम हो रहे थे। भारतीय यूनिटों में सियाचिन से आने वाले ज़ख्मी और हलाक शुदगान बददिली फैला रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज बज़ाहिर कम तरबियत याफ्ता और पहाड़ी ख़ुसूसन बर्फीले मैदानों में जंग का कोई तजर्बा न रखने वाली फ़ौज जानकर भारत ने सियाचिन में एडवेंचर का ख़तरा मोल लिया था, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लगी थी। सियाचिन अब भारतीयों के लिए बर्फ़ की अंधी कब्र बन गया था। पाकिस्तानी जर्नैलों ने उन्हें तारीख़ का बदतरीन सबक सिखाया था। उन्होंने इस कामयाबी से लॉजिस्टिक जंग लड़नी शुरू की थी कि भारतीयों को छठी का दूध याद दिला दिया था। भारतीय फ़ौजियों की अमवात पाकिस्तानियों की गोलियों से कम और मौसम की शिद्दत से ज़्यादा होने लगी थी। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान बड़ी होशियारी से भारतीयों को इनके बर्फीले मोर्चों में कैद करने के बाद इन पर रसद और रसलो रसाइल के रास्ते बंद करके इन मोर्चों को इनकी कब्रों में तब्दील करने लगे थे। हर आने वाली लाश भारतीय फ़ौज के मोराल को गिरा रही थी। जब भी कोई ज़ख्मी वापस लौटता सारी यूनिट को बददिल कर दिया करता था। भारतीय फ़ौज के अपाहिज अलग मसला बन रहे थे। जनरल सुंदर जी को भगोड़े फ़ौजियों की रोज़ बरोज़ बढ़ती शरह इजाफा ने परेशान कर दिया था। इन हालात में इसने इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। अभी तक ये फ़ैसला इसके ज़हन में ही महफूज था, लेकिन जल्द ही वो वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को एतमाद में लेकर इस पर अमल करने जा रहा था।
सन 86-87 के मौसम सरमा में भारतीय फौज ने अपनी 3 साला मशकें शुरू करनी थी। जनरल सुंदर ने एक मंसूबा बनाने के बाद इन मशकों को एक्सरसाइज ब्रेस्टेक्स का नाम दिया। जनरल सुंदर जी का मकसद इन मशकों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना और एक सतह पर इसे इश्तियाल दिलाकर जंग करने पर मजबूर करना था। इसके अमरीकियों के मुताबिक ऑपरेशन और देखभाल यानी मेंटेनेंस के तर्ज पर इन मशकों का आगाज किया था। जनरल सुंदर जी को इस खतरनाक एडवेंचर्स के लिए उकसाने में बुनियादी किरदार भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का था। गो के पाकिस्तान के खिलाफ निज़ामी जासूसी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने में भारत की 2 और एजेंसियाँ आर्मी डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी DMI और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि रॉ इन दोनों से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि ये दोनों एजेंसियां रॉ की तरह पाकिस्तान से मुतल्लिक तफसीली मालूमात नहीं रखती और ना ही पाकिस्तान के अंदर इनका नेटवर्क रॉ के मुकाबले में कोई अहमियत रखता है। कुछ अरसे से रॉ अपने वज़ीर आज़म राजीव गांधी पर जोर दे रही थी कि वो पाकिस्तान की पंजाब में मुदाखलत और मिसेस इंदिरा गांधी के कत्ल का बदला लेने के लिए, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक भी नहीं था, पाकिस्तान पर खसूसन सिंध पर हमला करे। रॉ का ख्याल था कि दोनों मामलात में पाकिस्तान मुलव्वस है। अक्टूबर सन 86 में राजघाट पर राजीव गांधी और दूसरे सियासी लीडरों को सिख इंतहा पसंदों की तरफ से कत्ल करने की साजिश में भी रॉ ने पाकिस्तान को मुलव्वस कर दिया। भारतीय वजीर दिफा अरवन नेहरू की मुकम्मल हिमायत रॉ को हासिल थी और वो खुद इस नज़रिए का परचाक था कि पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन खतरात के खात्मे के लिए पाकिस्तान ही को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद चीन के ज़ेरे कब्ज़ा भारतीय इलाके आज़ाद करवाए जाएं। इसकी सोच ईरान के बदकिस्मत शहनशाह शाह ईरान जैसी थी। वो भी यही चाहता था कि भारतीय बहरिया को बहरे हिंद पर मुकम्मल कमांड हासिल हो जाए। इस समंदर में भारत की इजाज़त के बगैर कोई माहीगीर मछलियां ही न पकड़ सके। जनरल सुंदर जी ने जैसे ही ब्रेस्टेक्स आगाज का ऐलान किया, दिल्ली में खलबली मच गई। जितने बड़े पैमाने पर वो मशक़ें करने जा रहा था, इसकी मिसाल दुनिया की हरबी तारीख में नहीं मिलती थी। नेटो ने अपनी सबसे बड़ी जंगी मशक़ में 1,20,000 फौजियों को शामिल किया था, जबकि जनरल सुंदर जी 6 डिवीजन और 2 कोरों के साथ, जिनकी नफरी 3 लाख से ज़ायद बनती थी, जंगी मशक़ें करने जा रहा था। रॉ ने इस तक ये खबर पहुँचाकर इसे मज़ीद मुतहर्रक कर दिया था कि पाकिस्तान 26 जनवरी सन 87 को पंजाब के शोरच पसंदों की मदद करने के लिए पंजाब पर हमलावर होगा और खालिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्रेस्टेक्स के मकासद बताने से दिसंबर सन 86 के आखिर तक जनरल सुंदर जी इनकार करता रहा। इसने पाकिस्तान की तरफ से वजाहत तलब करने का भी कोई नोटिस न लिया। दिसंबर के आखिर में जब इसकी तरफ से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है, तो पाकिस्तान GHQ होशियार हो गया। पाकिस्तान किसी भी हिंदू जर्नैल की तरफ से इस ऐलान का मकसद समझता था। अपनी चाणक्याई जहनीत के मुताबिक जनरल सुंदर जी पाकिस्तान के हमले का हवा खड़ा करके दरअसल पाकिस्तान पर हमलावर होना चाहता था। इससे पहले सियाचिन में भारतीय जारहियत की नाकामी और अब जनरल सुंदर जी का ये ऐलान, पाकिस्तानी जर्नैलों के सामने सारा मंजर वाज़ेह था। अफगानिस्तान में रूसी फौजें मुजाहिदीन से मसरूफ़ जंग थी और पाकिस्तानी सरहदों पर मुहाजिरीन का दबाव बढ़ता चला जा रहा था। सियाचिन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 साल पहले भारत ने एक और महाज खोल दिया था और अब जनरल सुंदर जी इसे नहायत मुनासिब मौका जानकर पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा था। हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी माहिरीन हरब ज़रब ने दुश्मन की हर मुमकिन जारहियत का तदारक करने का फैसला कर लिया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तानी चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेरे क़यादत होने वाली अहम इजलास की कार्रवाई जानने के लिए भारतीय सरगर्म थे, लेकिन इनकी किसी एजेंसी की रसाई इन मालूमात तक नहीं थी। अगले चंद दिनों में पाकिस्तान ने तेज़ी से अपनी फ़ौजों को नकलो हरकत दी। अपने जनूबी आर्म डिवीजन नंबर 1 और 37वीं डिवीजन को, जो रहीम यार खान के नज़दीक मशकों में मसरूफ़ था, पंजाब की सरहदों पर पहुँचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी जनरल भारत की सिंध में मुमकिन पेशकदमी के पेश नज़र इसे पंजाब के गैर महफूज होने का यकीन दिलाने में कामयाब रहे। किसी भी अफरा तफरी के बगैर नहायत इत्मीनान से पाकिस्तान ने 12 दिनों में करीबन 500 किलोमीटर के फासले पर 1 कोर के बराबर फौज को दोबारा तैनात कर दिया, जबकि पाकिस्तान की जनूबी रिजर्व फौज पहले ही महाज़ जंग पर मौजूद थी। 6ठा आर्म डिवीजन और 17वां डिवीजन खारिया में तैयार खड़ा था। इस हरबी चाल ने भारतीयों के हाथों के तोते उड़ा दिए थे।
जनरल सुंदर जी यूं तो प्रेस के सामने बढ़ के हाँकता रहा और दावे करता रहा कि भारतीय इंटेलिजेंस को पाकिस्तान के ट्रेनों के हर डब्बे में सफर करने वाले फौजियों की तादाद का इल्म भी है, लेकिन अमलन वो मायूसी का शिकार हो रहा था। 17 दिन की खामोशी इख्तियार करने के बाद इसने 22 जनवरी को भारतीय काबीना को अपने अज़ाइम पर ब्रीफिंग दी। 23 फरवरी को भारतीय फौजों को हरकत करने और जंग की तैयारी के अहकाम जारी कर दिए गए, जो कि नकलो हरकत के मामलात खुफिया रखे गए थे। जनरल सुंदर जी पहले ही ब्रॉस्टेक के बहाने भारतीय फौज का करीबन सारा माल असबाब मैदान जंग तक पहुंचा चुका था। अब इसने हेडक्वार्टर 3 कोर और 57 कोर डिवीजन को शुमाल मशरिक से पंजाब की तरफ, 12वीं डिवीजन को मेरठ से पंजाब के शहर गुरदासपुर की तरफ, 21वीं डिवीजन को रांची से अमृतसर की तरफ, 22वीं डिवीजन को बेकायत से फैरोजपुर की तरफ, 50वीं मुंतशिर डिवीजन को सिकंदराबाद और हैदराबाद से राजस्थान की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। 23वीं डिवीजन को मुतहर्रिक रखा। सूरत हाल बड़ी खतरनाक थी। पंजाब में फाजिलका, अबूहर, गुरदासपुर और पठानकोट के महाजों पर दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे के सामने मोर्चाबंद हो चुकी थी। भारतीय इस खौफ से लरज रहे थे कि पाकिस्तानी इस महाज पर हमले में पहल करते हुए पठानकोट की पट्टी काट कर मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और तेजी से सरप्राइज देकर पंजाब में घुस जाएंगे, जहां सिख हुर्रियत पसंद इनके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। भारतीयों को रूस की तरफ से रूसी सैटेलाइट की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और पाकिस्तानी नकलो हरकत की तस्वीर इन तक बआसानी पहुंच रही थी। MiG-25 और भारतीय स्क्वाड्रन 105 के लिए रूस ने वाफर मिकदार में पेट्रोल भारतीय फिजाइया को पहुंचा दिया था। भारतीय फिजाइया के फॉक्स, बीट, MiG-25 रोबा हरकत थे। फिजाइया के एडवांस इमदादी यूनिट मुतहर्रक हो चुके थे और भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी समुद्रों के नज़दीक पोजीशनें संभाल ली थी। भारतीय शरारती मंसूबा बिल्कुल तैयार था। भारतीय जर्नैल अपने वजीर दिफा अरविंद नेहरू, इंदिरा गांधी के सपूत भारतीय वजीर आजम मिस्टर राजीव गांधी और रॉ की पुश्त पनाही से पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाकर एक महदूद जंग का आगाज करते हुए अपने असल मंसूबे ऑपरेशन पर अमल करने के लिए पर तोल रहे थे। भारतीयों का मंसूबा था कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के नतीजे में पाई जाने वाली कैफियत को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया जाए और सुंदर जी के खुफिया मंसूबे ट्राइडेंट तरशोल पर अमल करते हुए फरवरी सन 87 को सुबह 4:30 बजे पहले गिलगित फिर सकरदू पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया जाए। इस मंसूबे में सियाचिन में मौजूद भारतीय फौजियों ने अहम किरदार अदा करना था। जनरल सुंदर जी अहमकों की जन्नत में रहने वाला भारतीय जर्नैल यह समझ रहा था कि 2 हफ्तों में पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और शुमाली इलाका जात में भारतीय फौजें काबिज हो जाएंगी। अगर तो पाकिस्तान जंग को महदूद यानी शुमाली इलाका जात तक जारी रखने पर तैयार होता तो सुबहान अल्लाह, और अगर पाकिस्तान इस जारहियत के जवाब में पंजाब पर हमलावर हो जाए तो जनरल सुंदर जी अपने असल मंसूबे ब्रेस्ट एक्स पर अमल शुरू कर दें, जो बुनियादी तौर पर एक अजीम हरबी मंसूबा था। इस मंसूबे के मुताबिक शुमाली इलाका जात पर हमला करके पाकिस्तान को सिंध में फौजी ताकत कमजोर करके दूसरे महाजों पर मजबूत करना पड़ती और भारतीय फौजी इस कमजोरी का फायदा उठाकर सिंध में घुस जाती। जनरल सुंदर जी ने अपने वजीर आजम को बताया था कि वो 2-3 दिनों में मीरपुर खास और फिर 7 दिनों में हैदराबाद पर कब्जा कर लेगा। इस दौरान भारतीय नेवी कराची की तरफ बढ़ती और भारतीय सुर में सिंध को पाकिस्तान से काट कर अलग कर देते। ये थे वो ख्वाब जो अहमक भारतीय जर्नैल देख रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनका वास्ता किस फौज से आन पड़ा है। सियाचिन में अपनी जारहियत से उन्होंने सबक सीखने की बजाय अब सियाचिन ही नहीं तमाम शुमाली इलाका जात पर कब्जे का घिनौना मंसूबा बनाया था। भारतीय फौज के कुल डिवीजन 35 थे। एक आरजी बख्तरबंद डिवीजन इसके अलावा है। इस तरह से कुल 36 डिवीजन भारत के पास मौजूद हैं। इनमें से 9 डिवीजन, जिनमें 23वां डिवीजन भी शामिल है, आमतौर पर भारत के मशरिक में रखे जाते हैं। बाकी में से 2 को छोड़कर सब जनवरी सन 82 तक मगरिब में पहुंचा दिया गए। अलबत्ता आखिरी डिवीजन नंबर 9 मैसूर में रहा, जहां से इसे तेजी से महाज़े जंग पर लाया जा सकता था। ब्रॉस्टैक और इससे मरबूत दूसरी मशकों में 12 डिवीजन और एक फिजाई हमला आवर डिवीजन ने हिस्सा लिया था और करीबन 8 डिवीजन फौज के साथ पाकिस्तान पर हमले की मशक की जा रही थी। शुमाल की तरफ बठिंडा से 10वें कोर को इसमें शामिल होना था, जबकि भोज की तरफ से 5वें कोर, जिसे साउथ कोर कमांड कहा जाता है, ने मुतहर्रिक होना था।
इस तरह भारत की करीबन 13 डिवीजन फौज फाजिल्का महाज के गिर्द मंडलाने लगी थी, जबकि भारतीय इसे महज 2 कोर और 6 डिवीजन बता रहे थे। अलबत्ता यह एहसास भारतीय हेडक्वार्टर में पाया जाता था कि वह पाकिस्तान को इस मसले पर बेवकूफ़ नहीं बना सके। यह 1939 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इज्तिमा था। नॉर्वे से तुर्की तक नाटो की मशकों में 1,20,000 फौजी हिस्सा लेते हैं, जबकि भारत 5 लाख फौज के साथ जंगी मशकें करने जा रहा था। जनरल सुंदर जी को अब इंतजार था कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो और वह अपने असली मंसूबे ट्राइडेंट पर अमल करें, लेकिन पाकिस्तान ने देखो और इंतजार करो की बेहतरीन पॉलिसी अपनाकर भारतीय जर्नैलों को ऐसा असाब शिकन झटका दिया जिसने सारे भारत को बौखला कर रख दिया था। दरअसल इस सारी मशक की बुनियाद रॉ की वो इतला थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब के खालिस्तानी हुर्रियत पसंदों की मदद करने के लिए 27 जनवरी सन 87 को अमृतसर पर हमला करना था। दिल्ली इस खतरे से लर्ज रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी हमले के साथ ही सिख यूनिटें बगावत कर देंगी और भारत की अगली फौज दूर सहराई इलाके में होने की वजह से बरवकत मदद को नहीं पहुंच सकेगी। इस तरह यह खतरा मौजूद था कि पाकिस्तानी कहीं दिल्ली तक ही ना पहुंच जाएं। इस खतरे को पाकिस्तान ने अच्छी तरह कैश करवाया। जनरल सुंदर जी की तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान ने हमला न किया और भारतीय फौज को इतने वसी पैमाने पर नकलो हरकत ने भारत का इक्तसादी भुरकस निकाल कर इसके घुटने जमीन से लगा दिए थे। फरवरी के आगाज में ही एक गोली चलाए बगैर पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली और पाकिस्तान की शराइत पर भारत को अपनी फौज सरहदों से वापस बुलाना पड़ी। पहले ही मरहले पर बख्तरबंद डिवीजन नंबर 1 और 24वीं डिवीजन को एक इन्फेंट्री डिवीजन के साथ शुमाल की तरफ रवानगी का हुक्म मिलने से इस मशक की अफादियत ही खत्म हो गई थी। अखनौर और पठानकोट पर भारतीय फौज इज्तिमा करना पड़ा और इस सब के इवज पाकिस्तान ने सिर्फ हेडमराला और नारोवाल से अपने पैदल दस्ते वापस बुला लिए थे। भारत को अपना छठा बख्तरबंद पहाड़ी डिवीजन बरेली वापस भेजना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने अपना छठा बख्तरबंद डिवीजन और 17वां पैदल डिवीजन खारियां और गुजरावाला की छावनियों को वापस लौटा दिया, जहां से सरहदों तक वो बहरहाल भारतीय डिवीजन से जल्दी और बरक रफ्तारी से पहुंच सकते थे, क्योंकि दोनों छावनियां मैदान जंग से ज्यादा दूर नहीं थी। भारतीय तिल मिलाए हुए सांप की तरह बल खाकर रह गए थे। वो बहुत कुछ चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल सुंदर जी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। इसने अलबत्ता सियाचिन पर किस्मत आजमाई का फैसला कायम रखा। इस तरह वो अपने नाम पर कोई ना कोई फतह हासिल करने के लिए अताउला हुआ जाता था। प्रमोद एक मरतबा फिर मैदान में मौजूद था। इस मरतबा वो प्रमोद की बजाय खन्ना के नाम से काम कर रहा था, प्रदीप खन्ना। इसके पास गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से इंजीनियरिंग की जाली डिग्रियां मौजूद थीं और इसे उम्मीद थी कि वो कम अज़ कम इतनी इंजीनियरिंग ज़रूर जानता था जिसके बलबूते पर अपने किसी भी सवालों जवाब करने वाले को आसानी से मुतमईन कर सकेगा। इस मरतबा इसे बहुत हसास ड्यूटी सौंपी गई थी। चूँकि इसे दिल्ली ही में काम करना था, इसलिए इसका हुलिया मुकम्मल तब्दील हो चुका था। अब वो क्लीन शेव की बजाय छोटी छोटी खूबसूरत दाढ़ी, जिसके आधे बाल करीबन सुनहरे थे, और यही हाल मूंछों का था के साथ मैदानी अमल में उतरा था। इसकी आंखों पर एक चश्मा मुस्तकिल जमा हुआ था और बालों की पोजीशन तब्दील हो चुकी थी। पहली नजर ही में वो एक लायक और ज़हीन तालिब इल्म दिखाई देता था। इसकी नशिस्तों बर्खास्त का अंदाजा पहले से ही अक्सर बदल चुका था। अब वो गुफ्तगू बड़े धीमे अंदाज में और बसा औकात अल्फाज को ज़रूरत के मुताबिक चबाते हुए करने लगा था। अगर गुरजीत सिंह इसके साथ सारा दिन भी गुजारता तो भी इसे इल्म न होता कि ये प्रदीप खन्ना नहीं बल्कि प्रमोद है। ये इसका कमाल फन था कि इसकी असलियत तक कोई नहीं पहुंच पाता। इस मरतबा इसे खसूसी हिदायत के साथ मैदान में उतारा गया था। इस मिशन की अफादियत और अहमियत को इससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि दुश्मन ने इसके मुल्क पर जारहियत का तबाहकुन मंसूबा तैयार कर लिया था। इसे शुमाली महाज पर दुश्मन के मुमकिना हमले की तफसीलात जानने के लिए मैदान में उतारा गया था। ब्रीफिंग लेने के लिए वो बतौर ख़ास पाकिस्तान आया था, जहां इसके सर ने इसे ब्रिगेडियर कोल की तस्वीर दिखाते हुए कहा था इसका ताल्लुक भारतीय जनरल हेडक्वार्टर में तस्वीराती ब्रांच के इस शोबे से है, जिसने शुमाली महाज से मुतल्लिक मंसूबा बनाना होता है। रूस और अमेरिका में आला तस्वीराती कोर्स करने वाले ब्रिगेडियर कोल की सिर्फ एक कमजोरी है। वो क्या? सर प्रदीप ने बेचैनी से पहलू बदल कर पूछा। इस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए इसके सर ने जब प्रदीप के कान में दिया तो इसके कान की लुएं जवाब सुनकर सुर्ख हो गईं। बड़ी उलझन में डाल दिया सर आपने, प्रदीप ने कहका लगाते हुए कहा।
मेरा ख्याल है इसे मुतासर करने में तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। कुदरत ने तुम्हें खूबसूरत ही नहीं खूबसूरत भी बनाया है। सर ने बड़े तयक्कन से इसकी तरफ देखते हुए कहा था। ठीक है सर, अगर आप समझते हैं तो ठीक ही होगा, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रिगेडियर कोल से शुमाली इलाका जात खसूसन सियाचिन पर हमले का ब्लू स्केच हासिल करना हमारे लिए नागज़ीर हो चुका है माई सन, इसके सर ने बड़ी संजीदगी से कहा था। सिगरेट सुलगाने के बाद उन्होंने अपना सिलसिला गुफ्तगू जारी रखा। सियाचिन में दुश्मन की जारहियत का इल्म तुम्हें अच्छी तरह है। भारतीय GHQ में मौजूद एक अहम सोर्स ने हमें मुतला किया है कि यहाँ किसी बड़ी कार्रवाई की खिचड़ी पक रही है। भारतीय फौजों का सरहदी इज्तिमा सिर्फ मामूल की जंगी मशक नहीं, इस मरतबा खिलाफ तवक्का इन लोगों ने शुमाली इलाका जात को अपने हमले के लिए मुंतखब किया है। और मेरे बेटे, तुमने मंसूबे की जुजियात पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचानी है। उन्होंने बराह रास्त प्रदीप की आंखों में झांका था। प्रदीप के लिए अपने सर से हिदायत हासिल करके इन पर अमल करना मामूल बन चुका था, लेकिन आज तक इसने अपने सर को कभी इस तरह मुल्तजी लहजे में गुफ्तगू करते नहीं देखा था। वो इसे हुक्म देने के बजाय दरख्वास्त कर रहे थे। आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह मैं कामयाब लौटूंगा। इसने अपने सर के एतमाद को अपने लहजे की मजबूती अता करते हुए कहा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। मैंने हाई कमान को बड़ी एतमाद के साथ कहा है कि हम इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सर ने ये कहते हुए एक बड़ा और बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें ब्रिगेडियर कोल से मुतल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात मौजूद हैं। इसका खानदानी पस मंजर इब्तदा से आज तक, इसकी ज़िंदगी, शादी, घर बार और सब कुछ जो भी हासिल हो सका। तुम अपने कमरे में चले जाओ। अगले 2 घंटे ये लिफाफा तुम्हारे पास रहेगा। तमाम तफसीलात हिफज कर लो, अपने दिमाग पर नक्श कर लो और आज रात ही रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अफसोस है इस मरतबा तुम्हें अपने घर वालों से मिलने का मौका भी नहीं मिल सका। यूं भी तुम 3-4 माह भारत में मुस्तकिल क़याम के बाद वापस लौटे हो, लेकिन माय डियर सन, तुम जानते हो किसी न किसी को तो बहुत सी कुर्बानियों के अलावा अपने जज्बात की कुर्बानी भी देना ही पड़ती है। सर ने बज़ाहिर मुतासफ लहजे में कहा। नो सर, आप ऐसा न सोचिए। अगर हम जैसे लोग भी अपने घरों के होकर रह गए तो इस मुल्क के लाखों करोड़ों घरों में रहने वालों का क्या होगा। सर, किसी न किसी को तो बेघर होकर पाकिस्तान के घरों की हिफाजत करनी है, प्रदीप ने गंभीर लहजे में कहा। यू आर ग्रेट, तुम अजीम हो मेरे बेटे, कर्नल साहब ने इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो जानते थे कि प्रदीप किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के दरमियान अपने मुल्क की आंखें बनकर घूम रहा है। इससे ज्यादा इसकी अजमत का एहसास और किसे हो सकता था। कभी कभी कर्नल साहब को इस पर रहम भी आता था। वो भी आम पाकिस्तानी नौजवानों की तरह का एक नौजवान था जिसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आर्मी ज्वाइन की और फिर खुद को रजाकाराना तौर पर जासूसी के लिए पेश कर दिया। अपने वतन से मोहब्बत, अपने मकसद से लगन और यह एहसास कि इनके हमसाए ममालिक में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो इसके मुल्क को अपनी मर्जी की जिंदगी चलने का हक ही देने के लिए तैयार नहीं। इस नौजवान ने हरस जान बना लिया था। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा होने के नाते इसे शायद विरासत में तजस्सुस मुंतकिल हुआ था। इसने पहले 2-3 मिशन ही करके खुद को एक बेहतरीन एजेंट जासूस की हैसियत से मनवा लिया था। आज से 1.5-2 साल पहले जब इसने गुरजीत से प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मीटिंग के अहम शुरका की तफसील हासिल की थी, इसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि इसने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब इसे करीबन 2 साल बाद दिल्ली ही में जाना था। अपने कमरे में पहुंचकर इसने फाइल की वरक गिरदानी शुरू की जो ब्रिगेडियर कोल से मुतल्लिक मुमकिना इतलात पर मुश्तमिल थी और लिफाफे से वो फोटोग्राफ निकाल कर देखने लगा जिनके जरिए ब्रिगेडियर और इसके घर वालों का तारुफ करवाया गया था। ब्रिगेडियर कोल की एक बेटी राधिका कोल थी। प्रदीप की नजरें इसकी तस्वीर पर जमकर रह गईं। राधिका ने मगरिबी लिबास पहना हुआ था। वो दिल्ली की मगरिबी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर रही थी और फाइनल ईयर की तालिब इल्म थी। प्रदीप ने इसकी तस्वीर को गौर से देखने के बाद एक लंबा सांस लिया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इसने राधिका को पायदान बनाकर ब्रिगेडियर कोल के घर में दाखिल होने का मंसूबा फिलवक्त तरतीब दे दिया था और दिल ही दिल में इससे मुतल्लिक प्लानिंग भी कर ली थी। इसकी कोई प्लानिंग मुस्तकिल नहीं होती थी और यही इसकी कामयाबी की बुनियाद भी थी। वो हालात और वाक़यात के मुताबिक ही कोई मंसूबा तैयार करता था और हालात और वाक़यात के साथ ही इसे तब्दील या ख़त्म भी कर दिया करता था। इस फाइल में मौजूद तमाम तफसीलात इसके ज़हन पर नक्श हो चुकी थी। इसने कमाल का हफ्ज़ा पाया था। वो ब्रिगेडियर कोल और इसकी बेटी को हज़ारों लोगों के हजूम में आसानी से शनाख्त कर सकता था।
2 घंटे गुजरने का एहसास भी न हुआ जब आहिस्तगी से इसके कमरे का दरवाजा खुला और कर्नल साहब मुस्कुराते हुए चेहरे से अंदर दाखिल हुए। उम्मीद है तुम्हें अपने मतलब की चीज मिल गई होगी। उन्होंने प्रदीप की तरफ मुस्कुराहट उछाली। यस सर। प्रदीप इनकी बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। राधिका कौल ने अपनी इब्तदाई तालीम कानूनट में हासिल की है। इसकी सारी तालीम दिल्ली में मुकम्मल हुई है। इसे भी अपनी माँ की तरह अपने बाप की आदतें खबीसा का इल्म है, लेकिन इस घराने की जदीद तहजीब कारसिया होने की वजह से वो लोग इसका बुरा भी नहीं मानते। ब्रिगेडियर कौल की बीवी भी बड़ी सोशल खातून है और राधिका से मुतल्लिक भी यही बावर किया जाता है। हमारे पास दिल्ली के मुकामी डिस्को में इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। अमूमन दोनों माँ बेटी इकट्ठी सोशल तकारीब में जाती हैं। पिछले दिनों किसी महफिल में दोनों की आपस में तलख कलामी भी हो गई थी। मिसिस कौल जब पीने पर आए तो उठने का नाम नहीं लेती और राधिका को अपनी माँ की बला की शराब नोशी पसंद नहीं। कर्नल साहब ने इसे कौल खानदान से मुतल्लिक ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात भी बाम पहुँचा दी थी। इनका होमवर्क मुकम्मल, बेहतरीन और काबिल तहसीन था। अपने टारगेट पर वो बड़ी दिलजमी से काम किया करते थे। यही इनकी कामयाबी का राज था। उन्होंने प्रदीप का आधा मिशन तो यही मुकम्मल कर दिया था, क्योंकि ये मालूमात हासिल करने में प्रदीप को खासी मेहनत करनी और ख़तरात मोल लेना पड़ते। थैंक यू सर, आपने तो सारा काम ही कर दिया। इसने अपने सर का शुक्रिया अदा किया। राइट, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ये कर्नल साहब की तरफ से मजमूई इशारा था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके चले गए। प्रदीप ने कमरे के दरवाजे को लॉक किया, अपने कपड़ों का जायजा लिया और चंद रोज पहले ही भारत से अपने लिए खरीदा हुआ रेडीमेड सूट पहनकर बाहर निकल आया। मकामी तर्ज का कुर्ता पजामा पहनने के बाद इसकी शनाख्त बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गई थी। शाम ढल रही थी जब वो अपने मुख्तसर से थैले के साथ कमरे से कुछ फासले पर खड़ी जीप में सवार हो गया। जीप कर्नल साहब खुद चलाते हुए सरहदी इलाके के एक रेस्ट हाउस तक आए थे, जहाँ से इसे मकामी पोस्ट वालों ने वसूल किया और इस रात आसानी से प्रदीप सरहद अबूर करके भारत पहुंच गया, जहां की कोई शाया अब इसके लिए कोई अजनबी नहीं दिखाई दे रही थी। दिल्ली के इस मॉडर्न इलाके में इसे फ्लैट तो किराए पर मिल गया था, लेकिन यहाँ का किराया बम्बई से भी ज्यादा था। इसे यहाँ के चप्पे चप्पे से आशनाई थी, इसलिए क़याम में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अलबत्ता इसने अपनी तमाम शनाख्त बदल डाली थी। कंटोनमेंट एरिया की एक ग्राउंड थी। ग्राउंड के कोने में बने इन फ्लैटों का इंतखाब इसने खूब सोच समझ कर किया था, क्योंकि इस ग्राउंड के शुमाली जानिब जो खूबसूरत बंगले दिखाई दे रहे थे, इनके अकब में ब्रिगेडियर कौल की रिहाइश थी और कर्नल साहब ने इसे बताया था कि ब्रिगेडियर साहब सैर करने के लिए सुबह यहाँ का चक्कर जरूर लगाते हैं। इस दौरान इनकी साहबजादी भी इनके हमरा होती है। अलियू सुबह वो अपने फ्लैट की खिड़की में अपनी दूरबीन के साथ मौजूद था। 15 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद बिलाखिरी से बाप बेटी सड़क के कोने से आते दिखाई दिए। गेट से ग्राउंड में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। दोनों तेज तेज चलते ग्राउंड की तरफ आते हुए आपस में बातें भी करते जा रहे थे और ग्राउंड में दाखिल होते ही उन्होंने जॉगिंग शुरू कर दी थी। प्रदीप ने नोट किया कि दोनों बाप बेटी अलग अलग चक्कर में भाग रहे थे। ये इसके लिए बड़ी खुशाइंद बात थी। करीबन आधा घंटा यहाँ गुजारने के बाद वो जिस तरह आए थे इसी तरह वापस लौट गए और प्रदीप ने अपने कमरे में मौजूद टीवी का स्विच ऑन कर दिया। अपना नाश्ता खुद ही तैयार करके खाने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आ गया। अब इसने पैदल ही इस इलाके का सर्वे करने का फैसला किया था। ये इलाका तो इसके लिए नया नहीं था, इससे पहले भी 2-3 मरतबा इस तरफ आ चुका था। यहाँ की आबादी से इसका तारुफ नहीं हुआ था। अलबत्ता ये बात वो जानता था कि यहाँ भारतीय अफवाज के आला अफसरान के बंगले ज़्यादा हैं। बाकी बंगलों में भी सरकारी अफसरान ही रहते थे जिनका ताल्लुक डिफेंस सर्विस से ही रहता था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।